लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल हमें ये बताता है कि जब हम सारे के सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के इनपुट्स को इंक्रीज करते हैं तो आउटपुट किस रेट से बढ़ता है। आई एम आर्य दुबे एंड वेलकम टू फ्यूकी एजुकेशन। आज हम जानेंगे क्या होता है लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल और उससे क्या क्या फेजेस होते हैं डिफरेंट। सबसे पहले क्या मीनिंग होता है लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल का। जैसे सिमिलर टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन बट इन ओनली इन लॉन्ग रन, यानी कि लॉन्ग रन में जब हम आते हैं तो हमें ये वेरिएबल जो है देखने को मिलता है। Returns to scale refer to change in output that is our result from a change in the factor input simultaneously in the same proportion in the long run। यानी कि यहाँ पे भी हम सेम वही चीज कर रहे हैं, यानी कि हम यहाँ पे चेंज की बात कर रहे हैं। किसके अंदर चेंज के बाद? आउटपुट के चेंज के अंदर की बात, जहां पे हम फैक्टर इनपुट को साइमल्टेनियसली बढ़ाते हैं सेम प्रोपोर्शन में ओनली इन द long run। Simply put, when a firm changes the quantity of all inputs in the long run, it changes the scale of production for the all goods। यानी कि जब एक फर्म जो है क्वांटिटी बढ़ाती है सारे के सारे इनपुट्स के लॉन्ग रन में, तो जो स्केल ऑफ प्रोडक्शन है उसमें उसको चेंज देखने को मिलता है। हम बात करते हैं अलग अलग स्टेजेस की रिटर्न्स टू स्केल के। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल, व्हेन ऑल द फैक्टर इनपुट्स आर वेरीड इन द सेम प्रोपोर्शन, यानी कि अब यहाँ पे आप सारे के सारे फैक्टर इनपुट जो है उनको एक ही साथ लेकर आ रहे हैं, यानी अब यहाँ पे कुछ वेरिएबल नहीं है, कुछ यहाँ पे आपको फिक्स नहीं है, जो भी है सब एक ही बन जाता है और उसको हम बोलते हैं क्या? वेरिएबल। आप फैक्टर इनपुट्स भी कह सकते हैं उसे। तो देन द स्केल ऑफ प्रोडक्शन विल टेक 3 फॉर्म्स, यानी कि अब आपको यहाँ पे 3 अलग अलग फेजेस देखने को मिलेंगे, जस्ट लाइक लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल एंड डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल। राइट, सबसे पहले बात करते हैं क्या होता है इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। In the first stage of return to scale, the proportionate increase in the total output is more than the proportionate increase in the input। यानी कि पहला स्टेज में आपको देखने को मिलता है कि जो आपका आउटपुट है जिसमें proportionate increase देखने को मिलता है वो ज्यादा रहता है किसके कंपैरिजन में? जो इंक्रीज रहता है आपके इनपुट के बदले में। जितना आप इनपुट उसमें जितने परसेंटेज से आप इनपुट को बढ़ाते हैं उससे ज्यादा परसेंटेज से आपको आउटपुट में चेंज देखने को मिलता है। अगर बात करिए एग्जांपल की इन सिंपल टर्म, इफ ऑल द इनपुट इंक्रीज बाय द 100%, यानी आप 100% से सारे इनपुट्स को बढ़ा रहे हैं, तो चेंज जो है देन द इंक्रीज इन द आउटपुट विल बी मोर देन 100%, यानी कि आपको 100% से ज्यादा चेंज देखने को मिलेगा। वो हो सकता है 110%, 120%, बट डेफिनेटली 100% से ज्यादा चेंज देखने को आपको मिलेगा। अगर हम यहाँ पे एग्जांपल लें एक, तो जैसे कि यहाँ पे हमने इनपुट्स ले लिए, के कैपिटल एल लेबर, ये आपके इनपुट्स हो गए और आप दोनों को एक सेम प्रोपोर्शन में इंक्रीज कर रहे हैं। यानी कि पहले आपका कैपिटल था 2 और लेबर थी आपकी 4, आपने दोनों को क्या करा? डबल करा, फिर बाद में उसको 50% से और इंक्रीज करा। आप देख सकते हैं यहाँ 50% से इंक्रीज किया जा रहा है। तो परसेंटेज इंक्रीज की अगर बात करिए तो आउटपुट आपका वो 200 हुआ, फिर 200 से 450 हुआ, फिर 600 हुआ। राइट, अगर हम बात करें तो जो परसेंटेज इंक्रीज है वो 100% से, यानी कि आप देखें पहले 2 से आपने क्या करा? 4 करा, तो आपने 100% से उसे इंक्रीज कर दिया, और 4 से आपने 8 करा तो दोबारा आपने 100% से उसको इंक्रीज कर दिया। इनपुट्स यहाँ पे जो है दोनों केसेस में 100% से इंक्रीज करे जा रहे हैं। राइट, हमने यहाँ पे कंपैरिजन के लिए ये वाला हमने लिया, वापस इसका 100% लेंगे तो आपस 2 से इसको फिर बढ़ा दिया और 4 से इसको फिर बढ़ा दिया, तो 6 लेबर, 6 कैपिटल, 12 लीवर। इंक्रीज की अगर बात करें तो इंक्रीज जो है वो ज्यादा रहेगा, यहाँ पे जो परसेंटेज जो इंक्रीज का वो ज्यादा रहेगा, यानी पहले 200 था तो हम यहाँ पे 100% चेंज देखने को अगर बात करें तो 200 का 200 बढ़ जाता, नहीं 400 आता, लेकिन यहाँ पे 450 है विच इज 160% ऑफ द चेंज, ओरिजिनल चेंज। और जो 450 से 600 गया, यानी कि 150 यूनिट्स बढ़ा, विच इज 120% ऑफ द ओरिजिनल चेंज। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से जो परसेंटेज इंक्रीज है आउटपुट में वो ज्यादा है किसके? परसेंटेज इंक्रीज इन द इनपुट। ये इनिशियल फर्स्ट स्टेज थी। इसके बाद फिर आप देख सकते हैं रीजन क्या है इसका? रिटर्न्स टू स्केल इन द इकोनॉमीज ऑफ लार्ज प्रोडक्शन, यानी कि यहाँ पे मेन रीजन क्या है कि यहाँ पे जो स्केल ऑफ इकोनॉमीज है, यानी जिस स्केल पे आप प्रोडक्शन कर रहे हैं वो काफी ज्यादा लार्ज है अभी। इकोनॉमीज मीन द बेनिफिट्स बिकॉज ऑफ द लार्ज स्केल ऑफ प्रोडक्शन। और इकोनॉमीज को हम यहाँ पे बेनिफिट्स की बात करें, जो भी आपको बेनिफिट्स मिल रहे हैं, जो भी रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं उस प्रोडक्शन करने के लिए। इकोनॉमीज ऑफ स्केल आर 2 टाइप्स, इंटरनल इकोनॉमीज और एक्सटर्नल इकोनॉमीज। 2 इकोनॉमीज में डिवाइड करा गया, एक इंटरनल इकोनॉमीज और एक एक्सटर्नल इकोनॉमीज। इंटरनल इकोनॉमीज क्या होती है? इंटरनल इकोनॉमीज means the benefit of large scale production available to an organization within its own operation, यानी कि एक लार्ज स्केल प्रोडक्शन का बेनिफिट मिलना जब उनकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही ऑपरेशन चल रहा हो। एग्जांपल के तौर पे मैनेजरियल इकोनॉमीज आर अचीव्ड बाय डिवाइडिंग लेबर एंड स्पेशलाइजेशन, यानी कि मैनेजरियल इकोनॉमीज को मिलती है जब आप लेबर को डिवाइड करते हैं उसके स्पेशलाइजेशन के बीच में। और फिर होती है एक्सटर्नल इकोनॉमीज, यानी जब ऑर्गेनाइजेशन के बाहर चले जाते हैं। एक्सटर्नल इकोनॉमीज मींस द बेनिफिट ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन शेयर्ड बाय ऑल द फर्म्स ऑफ एन इंडस्ट्री when the industry as a whole expand, यानी कि जब इंडस्ट्री एज अ होल एक्सपेंड करती है तो जो बाकी फर्म्स भी हैं जो अदर इंडस्ट्री के, उनको सबको जब बेनिफिट मिलता है तो हम उसे बोलते हैं एक्सटर्नल इकोनॉमीज। फॉर एग्जांपल बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, यानी कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर
ओवरऑल बेटर हो जाए किसी इकोनॉमी के अंदर, तो सारे के सारे जो फर्म्स हैं उन सबको बेनिफिट होगा। ट्रांसपोर्टेशन अगर बेनिफिट बढ़ जाए, अच्छा हो जाए, तो सारे के सारे वहाँ पे जो फर्म है या फिर उस इंडस्ट्री की जितनी फर्म्स है सबको एक साथ बेनिफिट होगा, राइट। तो ये ऑर्गेनाइजेशन के बाहर जाती है, इसलिए इसको हम बोलते हैं कि एक्सटर्नल इकोनॉमीज, यानी कि वो बेनिफिट्स हैं जो उस ऑर्गेनाइजेशन के फर्म के बाहर आती है। नेक्स्ट देखते हैं कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल, जो कि सेकंड फेज होता है। In the second stage of the returns to scale, the proportionate increase in the total output is equal to the proportionate increase in the input। यानी कि अब यहाँ पे जैसे नाम ने सजेस्ट करा है कांस्टेंट, तो यहाँ पे जितने से आप इनपुट बढ़ा रहे हैं उतना ही आपको आउटपुट पे चेंज देखने को मिलेगा, यानी इक्वल चेंज यहाँ पे देखने को मिलेगा। इन सिंपल टर्म, इफ ऑल द इनपुट्स आर इंक्रीज बाय 100%, यानी सारे के सारे इनपुट्स को जब 100% से अगर बढ़ा दें तो आपको जो आउटपुट पे चेंज देखने को मिलेगा वो भी 100% का रहेगा। सो अब यहाँ पे आप वापस से उसी एग्जाम्पल में आते हैं। आपके पास 6 कैपिटल 12 लेबर है, आपने 100% से उसको 2 अलग अलग स्टेज में बढ़ाया, 8 कैपिटल 16 लेबर, 10 कैपिटल 20 लेबर। 100% से हमने यहाँ पे दोनों को इंक्रीज करा, आउटपुट में भी जो इंक्रीज है वो 100% से ही देखने को मिलेगा, यानी 600, 1000, 2300, राइट। हमने उसको और आगे शिफ्ट करा। उसी एग्जांपल पे हम थे भी 6 कैपिटल 12 लेबर और एग्जांपल हमारा अभी वही 2 के 4 के है ना, यानी कि ये हमारी बेस वैल्यू है। सो 2 कैपिटल 4 लेबर से हम उसको इंक्रीज करते जाएंगे, 2 कैपिटल 4 लेबर से, तो 100% का इंक्रीज देखने को मिलेगा। और अब यहाँ पे आपको चेंज जो है, यहाँ पे जो आउटपुट है वो कितना है, 600 से 1000, फिर 1000 से 2300, राइट। तो ये उस तरीके से ही 100% के रेट पे ही बढ़ रहा है। वापस से ये जो बेस वैल्यू है यहाँ पे भी इसकी बेस वैल्यू आ जाएगी 200। सो आप देखें परसेंटेज इंक्रीज इन इनपुट, 100% आपने इंक्रीज करा इनपुट को, और यहाँ पे परसेंटेज इंक्रीज देखें आउटपुट में, तो वो भी आपको यहाँ पे 100% का देखने को मिलता है। रीजंस की बात करते हैं। वंस द फर्म हैज अचीव्ड द पॉइंट ऑफ द ऑप्टिमम कैपेसिटी, इट ऑपरेट्स अंडर कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल, यानी कि अब फर्म जो है वो एक ऑप्टिमम कैपेसिटी पे रीच कर चुकी है, जिस कारण से अब जो है जो रिटर्न्स टू स्केल है वो कांस्टेंट, यानी कि अब उतने इंक्रीजिंग रिटर्न्स हमें देखने को नहीं मिल रहे हैं। After the point of optimum capacity, the economies of production are counterbalanced by the diseconomies of the production, यानी कि जो economies of production यानी जो benefits of production है उनको counterbalance कर दिया जाता है किससे, डिसइकोनॉमी से। अब डिसइकोनॉमी क्या होगा, डिसइकोनॉमी यानी कि वो जो बेनिफिट का अपोजिट है, यानी कि जो नुकसान है जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं वो कहीं ना कहीं अब आना चालू हो गए हैं और अब वो हमारी इकोनॉमीज को बैलेंस आउट कर रहे हैं। और थर्ड आपका स्टेज आता है डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल। In the third stage of returns to scale, the proportionate increase in the total output is less than the proportionate increase in the input, यानी कि थर्ड में आपको फाइनली आप देख सकते हैं कि आपका आउटपुट जो है अब वो कहीं ना कहीं कम रिटर्न देगा। इन सिंपल टर्म्स, if all the input increase by 100%, यानी कि जब अब यहाँ पे आप सारे के सारे इनपुट को इंक्रीज कर रहे हैं 100% से, देन द इंक्रीज इन द आउटपुट विल बी लेस देन 100%। इंक्रीज इन आउटपुट जो है वो आप 100% से कम देखने को मिलेगा। वापस से उसी एग्जांपल पे आते हैं। आप यहाँ पे इंक्रीज कर रहे हैं अपने इनपुट्स को 100% से, आउटपुट में अगर आप चेंज देखेंगे तो वो जो चेंज है अब वो 100% से कम में देखने को मिल रहा है, यानी कि आप देखें इंक्रीज इन इनपुट कितना है 100%, लेकिन आउटपुट में अब जो चेंज है वो 80% और 75% देखने को मिल रहा है, यानी इस फेज में एक्चुअली में आपको जो प्रोडक्शन है जो वो है गिरना चालू करता है। The main reason behind diminishing returns to scale is diseconomies of large scale। अब फाइनली यहाँ पे जो diseconomies हैं वो अब लार्ज स्केल पे आना चालू हो गई है। diseconomies of scale mean that a firm has now become so large that it has become difficult to manage its own operation, यानी कि अब इस पॉइंट पे फर्म जो है वो इतनी ज्यादा बड़ी बन चुकी है कि वो खुद के ऑपरेशंस जो है वो अच्छे से मैनेज नहीं कर पा रही है। डिसइकोनॉमीज भी 2 तरह की होती है, इंटरनल डिसइकोनॉमीज और एक्सटर्नल डिसइकोनॉमीज। इंटरनल डिसइकोनॉमीज यानी कि जो फर्म के खुद के अंदर हो, यानी इंटरनल हो। इंटरनल डिसइकोनॉमीज मींस the disadvantage of large scale production that a firm has to suffer because of its own operation, यानी कि डिसइकोनॉमीज में क्या, जब फर्म बहुत ज्यादा बड़ी बन जाती है तो उसके खुद ही ऑपरेशंस जो इतने बड़े बड़े होते हैं उस कारण से फर्म को खुद सफर करना पड़ता है। एग्जांपल के तौर पे टेक्नोलॉजिकल डिसइकोनॉमीज बिकॉज ऑफ द हेवी कॉस्ट ऑफ वेयर एंड टियर, यानी कि काफी बड़ी टेक्नोलॉजिकल आपने अपने काफी ज्यादा बड़ी फर्म बिल्ड कर ली है, काफी सारी फैक्ट्रीज बिल्ड कर ली है, और अब हेवी कॉस्ट आ रहा है आपका क्या, उसका वियर एंड टियर का, यानी कि ओवरऑल ओवर टाइम जो है आपकी जो इक्विपमेंट्स है जो मशीनरी है वो वियर एंड टियर कर रही है, अब वो बहुत बड़े रेट पे कर रही है बिकॉज आपकी फर्म जो है वो भी काफी लार्ज स्केल में फैल चुकी है इस कारण से। तो ये एक डिसइकोनॉमी बन जाती है, यानी कि लॉस आप कह सकते हैं एक तरह का नुकसान। और वहीं पे बात करें एक्सटर्नल डिसइकोनॉमी, यानी जो फर्म के बाहर होती है। External diseconomies mean the disadvantage of large scale production that all the firms of the industry have, यानी कि सारे के सारे जो फर्म है उस इंडस्ट्री के सबको इससे सफर करना पड़ता है इस इंडस्ट्री में, है ना। एग्जांपल के तौर पे स्टिफ कंपटीशन आप कह सकते हैं, यानी सब अब एक दूसरे के काफी ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो गए हैं, इस कारण सबको कहीं ना कहीं नुकसान देखने को मिल रहा है ना। तो ये फर्म के कंट्रोल के बाहर होती है, फर्म का यानी कि फर्म के अंदर नहीं होती है, उसके बाहर के जो एनवायरमेंट होती है उस कारण से हमें एक्सटर्नल डिसइकोनॉमीज देखने को मिलती है।
अब हम देखते हैं रिटर्न्स टू स्केल और रिटर्न्स टू फैक्टर का डिफरेंस, है ना। हमने तो यहाँ पे दो लॉ पढ़ लिए, तो रिटर्न्स टू फैक्टर रिटर्न्स टू स्केल में क्या अंतर है। सो एक एक करके पहले मीनिंग जानते हैं। व्हाट इज रिटर्न्स टू फैक्टर, राइट। Returns to a factor refer to the rise in the total product that result from the increasing just one factor while holding the other factor constant। यानी कि यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है, राइज इन टोटल प्रोडक्ट। जब आपका टोटल प्रोडक्ट बढ़ता है जब आप सिर्फ और सिर्फ एक ही फैक्टर को इंक्रीज कर रहे हैं, राइट। जैसे कि हमने लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की बात कही थी, तो उसमें हमने एक ही इंक्रीज करा था, तो यही आपका आप देख सकते हैं बाकी अदर फैक्टर जो है वो कांस्टेंट है। द प्रोडक्शन ऑफ द फर्म डिस्प्लेज द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन इन द शॉर्ट टर्म। और ये किसमें होता है, शॉर्ट टर्म में होता है व्हेन वन इनपुट इज वेरिएबल, जहां पे एक इनपुट वेरिएबल है और बाकी इनपुट क्या है, वो फिक्स्ड है। There are three phases of return to law returns to factor। या उसमें तीन फेजेस होते हैं आपके, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर, डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर और नेगेटिव रिटर्न्स टू अ फैक्टर, राइट। और वहीं पे अगर हम बात करें व्हाट इज रिटर्न्स टू स्केल, जो कि अभी जस्ट अभी देखा, तो रिटर्न्स टू स्केल रिफर टू द चेंज इन द आउटपुट दैट रिजल्ट फ्रॉम अ चेंज इन द फैक्टर इनपुट साइमल्टेनियसली इन द सेम प्रोपोर्शन इन द लॉन्ग रन। यानी कि आप यहाँ पे जो आउटपुट में चेंज देखने को मिलता है, जहां पे आप सारे के सारे इनपुट्स को चेंज करते हैं सेम प्रोपोर्शन में, वो भी किसमें, लॉन्ग रन में। Simply put, when a firm changes the quantity of all the inputs in the long run, it changes the scale of the production for the goods। यानी कि जो फर्म है वो चेंज करती है क्वांटिटी सारे के सारे इनपुट्स की लॉन्ग रन में, जिस कारण से आपको स्केल ऑफ प्रोडक्शन जो है वो देखने को मिलता है सब में सब। यानी कि आप देखें यहाँ पे इनपुट जो है एक ही हो जाती है, यानी कि सारे के सारे इनपुट जो है वेरिएबल हो जाती है, फिक्स्ड फैक्टर जैसा कुछ भी नहीं रह जाता है। तो आप यहाँ पे इनपुट इंक्रीज करेंगे, यानी सारे के सारे इनपुट्स को इंक्रीज करेंगे, वो भी एक सेम प्रोपोर्शन में, और आपको यहाँ पे चेंज जो है वो अलग अलग फेजेस में देखने को मिलता है, सेम एज लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, है ना। तो देयर आर थ्री स्टेजेस ऑफ रिटर्न्स टू स्केल, यानी कि पहला इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, दूसरा कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल और तीसरा डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल। मेन की डिफरेंस दिखता है यहाँ पे मीनिंग की अगर बात करें तो मीनिंग में आप देख सकते हैं द राइज इन द टोटल प्रोडक्ट दैट राइजेस। यानी कि रिटर्न्स टू फैक्टर जो टीपी के बारे में बात करता है, टीपी किस तरीके से बढ़ रहा है जस्ट बाय इंक्रीजिंग वन फैक्टर, और बाकी फैक्टर्स को कांस्टेंट रखा जाता है, उसको हम बोलते हैं रिटर्न्स टू फैक्टर। और बात अगर करिए रिटर्न्स टू स्केल की, तो यहाँ पे टोटल आउटपुट की ही बात करी जा रही है, यहाँ पे टीपी के बारे में बात नहीं करी, बिकॉज यहाँ पे कंसेप्ट चेंज हो जाता है, बिकॉज ये लॉन्ग रन का कंसेप्ट बन जाता है, इसलिए दैट रिजल्ट फ्रॉम अ चेंज इन द फैक्टर इनपुट साइमल्टेनियसली इन द सेम प्रोपोर्शन, है ना। और ये वो भी किसमें, लॉन्ग रन में, और आप यहाँ पे सेम प्रोपोर्शन में सारे इनपुट्स को इंक्रीज कर रहे हैं, यानी कि आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रहे हैं एक किसी इनपुट में, एक इनपुट को बढ़ा रहे हैं बाकी को नहीं बढ़ा रहे हैं, आप सब इनपुट को बढ़ा रहे हैं एक सेम प्रोपोर्शन में। फैक्टर प्रोपोर्शन की बात करी जाए, in return to a factor as variable factors keep on changing, the ratio of fixed and variable factor also changes। यानी कि जैसे जैसे आप वेरिएबल फैक्टर को बढ़ाते जाएंगे तो दोनों का जो रेशियो है फिक्स्ड और वेरिएबल का वो बदलता जाएगा, लेकिन ऐसा आपको यहाँ पे रिटर्न टू स्केल में देखने को नहीं मिलता है। इन रिटर्न टू स्केल द फैक्टर प्रोपोर्शन डज नॉट चेंज, यानी कि जो फैक्टर प्रोपोर्शन है वो चेंज नहीं होना, जितने भी फैक्टर हैं सब आपस में बराबर से ही बढ़ रहे हैं, किसी में भी ऐसा नहीं कि कोई एक फैक्टर ज्यादा बढ़ रहा हो, राइट। स्केल ऑफ प्रोडक्शन की बात करिए, स्केल ऑफ प्रोडक्शन इन केस ऑफ रिटर्न्स टू फैक्टर डज नॉट चेंज, यानी कि स्केल ऑफ प्रोडक्शन जो है रिटर्न्स टू फैक्टर में वो नहीं बदलता है, ओनली द प्रोडक्शन लेवल चेंजेस, यानी बस प्रोडक्शन लेवल चेंज होता है, लेकिन स्केल ऑफ प्रोडक्शन यानी बड़े स्केल पे वो अभी भी प्रोड्यूस नहीं कर सकते, बिकॉज यहाँ पे अभी भी फिक्स फैक्टर जो है वो कांस्टेंट है। और बात करी जाए रिटर्न्स टू स्केल की, तो यहाँ पे सीधे सीधे रिटर्न स्केल ऑफ प्रोडक्शन जो है वो बढ़ता है इन केस ऑफ रिटर्न्स टू ऑफ स्केल चेंजेस, है ना। यहाँ पे इसलिए नाम भी आप देख सकते हैं रिटर्न्स टू स्केल दिया गया, क्योंकि यहाँ पे स्केल ऑफ प्रोडक्शन जो है वो बदलता रहता है जैसे जैसे आप यहाँ पे अपने इनपुट्स को बढ़ाते रहते हैं। टाइम पीरियड की बात करी जाए तो ये होता है आपका शॉर्ट रन टाइम प्रोडक्शन में, और रिटर्न्स टू स्केल होता है रिटर्न्स टू स्केल इज कंसर्न्ड विद द लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन, राइट। ये बहुत बड़ा रीजन है डिफरेंस का। रीजन फॉर ऑपरेशन की बात करी जाए तो आउटपुट ऑफ द कमोडिटी चेंजेस विद द चेंज इन द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ द वेरिएबल फैक्टर, यानी कि जो आउटपुट है कमोडिटी का वो बदलता है किसके साथ, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी के साथ, वो भी वेरिएबल फैक्टर के रिलेशन में। और अगर बात करिए रिटर्न्स टू स्केल की, द आउटपुट ऑफ द कमोडिटी चेंजेस विद द चेंज इन द एफिशिएंसी ऑफ ऑल फैक्टर, यानी आउटपुट ऑफ कमोडिटी जो है वो बदलती है किसके रिस्पेक्ट में, बाकी जितने भी फैक्टर्स हैं उनकी एफिशिएंसी के अकॉर्डिंगली, राइट। सो यहाँ पे वेरिएबल फैक्टर नहीं है, यहाँ पे फिक्स फैक्टर नहीं है, पर इसमें आपको वेरिएबल फैक्टर देखने को मिलता है। मेन की डिफरेंसेस की बात करी जाए अगर तो इंक्रीज इन टोटल प्रोडक्ट, यानी कि यहाँ पे बढ़ता है क्या, टोटल प्रोडक्ट बढ़ता है, क्योंकि यहाँ पे आपने सिर्फ एक फैक्टर बढ़ाया है। और अगर यहाँ पे बात करें तो चेंज इन आउटपुट ड्यू टू चेंज इन फैक्टर इनपुट इन इक्वल प्रोपोर्शन, आउटपुट जो है वो चेंज हो रहा है बिकॉज आपने सारे के सारे फैक्टर इनपुट को बदला है इक्वल प्रोपोर्शन में, वो भी किसमें, लॉन्ग रन में। स्केल ऑफ प्रोडक्शन नहीं बदलता है ना, यानी कि जो स्केल ऑफ प्रोडक्शन है वो सेम रहता है, पर यहाँ पे स्केल ऑफ प्रोडक्शन जो है वो बदल जाता है। टाइम पीरियड की बात करिए तो शॉर्ट रन में ये चीज होती है, और यहाँ पे जो है ये चीज लॉन्ग रन में होती है, राइट। सो इस लॉ से हमें ये समझ में आता है कि किस तरीके से लार्ज स्केल प्रोडक्शन में
हमारी प्रोडक्शन की एफिशिएंसी कैसे बढ़ सकती है और कब हमें डिमिनिशिंग रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरे ऐसी और वीडियोस देखने के लिए आज ही डाउनलोड करें फ्यूकी एजुकेशन ऐप को। थैंक यू।